इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेके आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद हरि मोहन पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने उन्हें 6 गोलियां मारी, गंभीर हालत में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरि मोहन अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। गाजियाबाद के पौष इलाके शास्त्री नगर इलाके में ये वारदात हुई। पीड़ित के घर वालों ने रंजिश की आशंका जताई है। पुलिस हरि मोहन के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली के उत्तम नगर में मोबाइल चार्जर के लिए एक छात्र का मर्डर हो गया। दीपक की हत्या उसके दोस्त अमन ने की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमन ने दीपक का चार्जर तोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई। आरोपी अमन ने दीपक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दीपक मां बाप का इकलौता बेटा था, वो 12वीं क्लास में पढ़ता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में कुछ लोगों ने एसीपी की बेरहमी से पिटाई की। कार टकराने से शुरू हुए विवाद में आरोपी परिवार ने उनकी लात, घूंसे और लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। एसीपी अमित सिंह के सिर में चोट लगी, उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने पिटाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इनोवा कार से ऑफिस जाते वक्त एसीपी की कार में एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। एसीपी के ड्राइवर ने बाइक सवार को रोका, जिसके बाद वहां भीड़ लग गई। बाइक सवार की मां और दोस्त भी वहां पहुंचे, सबने मिलकर एसीपी के ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। एसीपी बीच बचाव के लिए कार से नीचे आए तो उन लोगों ने उनके सिर पर हमला कर दिया। एक हफ्ते में तीसरा मौका है जब दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ है। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने एसीपी पर हमले की निंदा की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेप के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में होमगार्ड और कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू की खुदकुशी के मामले में गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में यूपी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। संतोष आनंद ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और बहू नरेश नंदिनी ने बुधवार को मथुरा के पास कोसी कला में ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया था। इस हादसे में संकल्प की 5 साल की बेटी बच गई, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। संकल्प की कार से 10 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें 250 करोड़ रुपए के गबन का जिक्र है। संकल्प ने करोड़ की हेराफेरी में खुद को फंसाए जाने का भी जिक्र किया। सुसाइड नोट के मुताबिक संकल्प किसी जालसाज गिरोह के चंगुल में फंस गया था, जिसे उससे ब्लैकमेल कर रहा था। सुसाइड नोट के मुताबिक संकल्प जिस संस्थान में लेक्चरर थे उसमें घपला हो रहा था। संकल्प दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज में लेक्चरर थे। संकल्प ने गृह मंत्रालय और संस्थान के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के लिए जिम्मेदार बताया। इस इंस्टीट्यूट से जवाब तलब किया गया। यह संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज में लेक्चरर थे। संकल्प ने गृह मंत्रालय और संस्थान के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के लिए जिम्मेदार बताया। इस इंस्टीट्यूट से जवाब तलब किया गया। यह संस्थान गृह मंत्रालय के अधीन है। कर्नाटक के मैसूर में एक महिला आईएएस अधिकारी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर जनरल रश्मि महेश के साथ लोगों ने बदसलूकी की। रश्मि महेश पर प्रशिक्षण संस्थान के ही एक कर्मचारी के रिश्तेदारों ने हमला किया। इस कर्मचारी ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। लोग इससे भड़के हुए थे। परिजन रश्मि को आत्महत्या का जिम्मेदार बता रहे हैं। आरोप है कि संस्थान में चल रही अनियमितताओं के चलते कर्मचारी ने जान दी। जनरल रश्मि महेश सुसाइड करने वाले कर्मचारी को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी, तभी उन पर हमला हो गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सिरफिरे आशिक ने एक लड़की के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आरोपी 2 बच्चों का बाप है और पेशे से डॉक्टर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लड़की के पिता ने बताया कि आरोपी कई दिनों से उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। 3 साल पहले लड़की पहले अपने परिवार के साथ आरोपी के घर किराए पर रहती थी। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस में आज सजा का ऐलान होगा। 14 अक्टूबर को 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। मामला 2010 का है, जब एक बीपीओ में काम करने वाली लड़की के साथ गैंगरेप किया गया।
ऑफिस से घर आते वक्त पहले पीड़िता को अगवा किया गया, फिर उसके साथ गैंगरेप हुआ। 5 लोगों पर अगवा करने, गैंगरेप और धमकाने के हम मामले साबित हुए हैं। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता की बेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जयललिता को 4 साल की सजा मिली है। जयललिता 27 सितंबर के बाद बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बेल देने से इंकार कर दिया था। अगर आज जयललिता को बेल नहीं मिली तो उन्हें 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की अर्जी पर आज जोधपुर की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। कल आसाराम के वकील ने सेशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था, जिसके बाद सुनवाई 1 दिन के लिए टल गई थी। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी पेश की जाएगी, जिसमें सुनवाई आगे बढ़ेगी। आसाराम ने कोर्ट में अर्जी दी है कि पीड़ित लड़की की मां की जीवन बीमा पॉलिसी को सबूत माना जाए। आसाराम के वकील का दावा है कि पॉलिसी पर लड़की की उम्र के मुताबिक वो बालिग है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो पॉलिसी के कागजात की जांच करवाए। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एनआईए एनएसजी की टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। एक घर से 40 हैंड ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक बरामद हुए। इसके अलावा सॉकेट बम भी बरामद हुए। सभी विस्फोटक को दामोदर नदी के पास डिफ्यूज किया गया। एनएसजी के मुताबिक विस्फोटक देश में ही बने हैं। एनआईए की टीम को रिजवान शेख के घर से ये विस्फोटक मिले। घर में 5 लोग किराए पर रहते थे जो फरार है। वर्धमान में 2 अक्टूबर को ब्लास्ट हुआ था। उसी सिलसिले में एनआईए की टीम जांच कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। सरहद पर बने हालात और सेना के आधुनिकीकरण समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। देश के कई शहरों में अलकायदा स्थानीय आतंकी गुटों से हाथ मिलाकर भारत पर हमले कर सकता है। एनएसजी के डीजी जयंत चौधरी ने हमले की आशंका जताई है। जयंत चौधरी के मुताबिक अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर और आईसिस जैसे आतंकी संगठन गठजोड़ कर हमला कर सकते हैं। डीजी जयंत चौधरी ने कहा है कि लश्कर के आतंकी गोवा, बेंगलुरु और कर्नाटक को निशाना बना सकते हैं। कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए। अपने इस इंटरव्यू में मुशर्रफ ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगला। बारामूला कोपाड़ा हाईवे के किनारे आईईडी लगाया गया था। सेना की गाड़ी गुजरते ही धमाका हो गया। इस आईईडी धमाके में सेना की जैमर गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हमले में घायल जवानों में 2 की हालत गंभीर है। श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर पर भड़काऊ भाषण दिया है। मुशर्रफ ने कहा है कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं, बस उन्हें भड़काने की जरूरत है। मुशर्रफ ने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीर में आगे और पीछे दोनों तरफ से वो भारतीय फौज से जंग कर सकते हैं। धमकाते हुए मुशर्रफ ने कहा कि भारत गलतफहमी में न रहे, फौज ही नहीं हमारे पास दूसरे सोर्सेज भी हैं। साफ है कि मुशर्रफ ने ये माना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को उकसाता है। अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर रोड बनाने को लेकर चीन की चेतावनी का भारत ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को कोई धमका नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत प्रतिक्रिया नहीं किया करेगा। चीन ने सरहद पर रोड बनाने को उकसावे वाली कार्रवाई बताया था। भारत में आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस लॉन्च हो चुका है। देश के अलग अलग शहरों में आधी रात को लोग स्टोर्स पर लाइन में खड़े नजर आए। सबके अंदर आईफोन 6 को पहले पाने की बेताबी दिखी। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता में देर रात तक लोग आईफोन 6 के चाहत में स्टोर्स में लाइन में खड़े नजर आए। नोएडा और दिल्ली में भी आईफोन 6 का क्रेज देखने को मिला। आधी रात को बड़ी संख्या में लोग आईफोन 6 लेने डीलर स्टोर्स तक पहुंचे थे। एप्पल ने भारत में आईफोन 6 और 6 प्लस की 50,000 से 55,000 यूनिट्स की पहली खेप सप्लाई की है। स्टोरेज के लिहाज से आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस के 3 मॉडल 16 GB, 64 GB और 128 GB में उतारे गए हैं। आईफोन 6 की शुरुआती कीमत 53,500 तो 6 प्लस की कीमत 62,500 रुपए रखी गई है। आईफोन 6 के बाद एप्पल ने दुनिया का सबसे पतला टैब आईपैड एयर टैब 2 भी लॉन्च कर दिया है। कैलिफोर्निया में इसकी लॉन्चिंग हुई। आईपैड एयर 2 की मोटाई सिर्फ 6.1 मिलीमीटर और वजन 437 ग्राम है।
iPad Air 2 के साथ ही एप्पल ने iPad mini 3 टैबलेट को उतारने की भी घोषणा की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विंटर सेशन से पहले पीएम मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार कर सकते हैं। रक्षा, ग्रामीण और टेलीकॉम जैसे अहम मंत्रालयों को नया मंत्री मिल सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी जल्द एक और बड़ा फेरबदल हो सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 340 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गौ हत्या पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा 2017 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर भी चर्चा मुमकिन है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। यूपी में पहली बार होने वाली यह राष्ट्रीय कार्यशाला साल में 2 बार होती है। आरएसएस ने कहा है कि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा कि भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं। आरएसएस का दावा है कि देश में आरएसएस के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ गए हैं। बाबा रामदेव ने कल हरिद्वार में करीब 1000 समर्थकों के साथ गंगा नदी की सफाई की। हरिद्वार के कनखल में जेसीबी मशीन लगवाकर पूरे इलाके में भी साफ सफाई करवाई गई। बाबा रामदेव ने कहा कि वो मिशन क्लीन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हर हफ्ते 2 घंटे सफाई करेंगे। रामदेव ने कहा कि जब पूरा भारत साफ होगा तो देश में धर्म का राज होगा। बाबा रामदेव ने हरिद्वार और ऋषिकेश को आदर्श के रूप में स्थापित करने का भी आह्वान किया। मशहूर लेखिका शोभा डे ने मुंबई में मिशन क्लीन इंडिया के तहत सड़क पर उतरकर साफ सफाई की। हैदराबाद में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ी। सानिया ने सड़क पर उतरकर साफ सफाई की और कचरा भी उठाया। सानिया ने शाहरुख खान समेत 8 नामी हस्तियों को भी सफाई के लिए नॉमिनेट किया। पीएम मोदी ने सानिया मिर्जा को सफाई अभियान से जुड़ने के लिए ट्वीट कर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिल्ली में रहने के लिए घर मिल गया है। नितिन गडकरी को जो घर मिला वो सोनिया गांधी का ऑफिस हुआ करता था। एनएसी के चेयरपर्सन के बतौर सोनिया को 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर यह मकान मिला था। गडकरी का यह मकान 10 जनपद के सामने है। गडकरी यहां शिफ्ट भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने अखबार में छपे अपने बयान पर माफी मांगी है। हालांकि चव्हाण ने यह कहा कि यह बात इंटरव्यू का हिस्सा नहीं था। एक अंग्रेजी अखबार ने चव्हाण का इंटरव्यू छापा था जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। चव्हाण ने कहा था कि अगर वो भ्रष्टाचार से घिरे नेताओं को जेल भेजते तो सूबे में कांग्रेस का सफाया हो जाता। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान के बैग से एयरपोर्ट पर 4 जिंदा कारतूस मिले। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान ये कारतूस मिले। आजम खान को उस वक्त रोका गया जब वो लखनऊ जा रहे थे। आजम ने जब लाइसेंस दिखाया तो उन्हें जाने दिया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद के बेटे पर हेरा फेरी से सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। गायत्री प्रसाद के बेटे अनिल पर अमेठी तहसील की जमीन कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगा है। जमीन तहसील की है, लिहाजा वकीलों ने इसका विरोध किया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस ने दिलशाद गार्डन से अगवा हुए प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को ढूंढ निकाला है। इस मामले में पुलिस ने 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली के शकरपुर में बदमाशों ने बैंक में एक बुजुर्ग से 34,000 रुपए लूट लिए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुड़गांव के सिकंदरपुर में नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले 2 लोगों की 7 लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई से एक शख्स को बैक बोन इंजरी भी हुई है। गुड़गांव और बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से मारपीट के विरोध में दिल्ली में छात्रों ने मूक प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में मणिपुरी छात्र पर हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक सीएम से इसकी जानकारी मांगी। कन्नड़ ना बोल पाने के चलते बेंगलुरु में एक शख्स का मर्डर हो गया था। नोएडा में एक जूनियर स्कूल से सटे घर की दीवार गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 25 बच्चे जख्मी भी हो गए। हादसा नोएडा के सेक्टर 49 में हुआ है। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान ही बगल के निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। कई बच्चे मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला गया। घायल छात्रों को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई छात्रों को दिल्ली के अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा।
स्कूल में हुए इस हादसे में घायल हुए 3 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। टीएम ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बीड़ी फैक्ट्री में हुए बम धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फैक्ट्री में बीड़ी बनाने की आड़ में बम बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की छत भरभरा कर गिर गई। फैक्ट्री में धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस की रेड के दौरान जल्दी जल्दी बम हटाए जा रहे थे। ये फैक्ट्री एक टीएमसी नेता के भाई की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में शमशाबाद स्टेशन पर एक मालगाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ। ट्रेन में खाद लदी हुई थी। हादसे में मालगाड़ी की 12 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं और पटरियां पूरी तरह से टूट गईं। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक इमारत के बेसमेंट में जा घुसी। कार ड्राइवर नशे में था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया। कार को क्रेन की मदद से निकाला गया। बिहार के सासाराम में दबंगों ने एक लड़के को जिंदा जलाकर मार डाला। लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी बकरी ने दबंगों के खेत से धान चर लिया था। यूपी के कानपुर में बाइक सवार 2 युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक 2 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे। किसी ने मदद नहीं की। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और समाजवादी एम्बुलेंस सेवा पर फोन किया गया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आखिरकार पीड़ित के घर वाले वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल लेकर गए। यूपी के आगरा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक 2.5 साल का बच्चा है। बच्चे के संग 2 महिलाएं टेम्पो में सवार थीं। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के साथ भोपाल में सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे। आईआईएम अहमदाबाद से निकले सुब्रमण्यम का कार्यकाल 3 साल का होगा। रघुराम राजन को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाए जाने के बाद से सीईए का पद खाली था। वित्त सचिव अरविंद मायाराम को वित्त मंत्रालय से हटाकर पर्यटन मंत्रालय में तैनाती दी गई है। अरविंद परवेज दीवान की जगह पर्यटन सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजीव महर्षि को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव बनाया गया है। कुल 20 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें से कई सचिव स्तर के हैं। जोशीमठ में मूसलाधार बारिश से पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ में बर्फबारी से 2 इंच तक बर्फ जम गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग में बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया।